4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद्रबरदाई के ये कुछ शब्द जो दिल्ली की गद्दी पर आखिरी हिंदू सम्राट की वीरता का बखान करते हैं। तब से लेकर आज तक ऐसा कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ जिसे शब्द वेदी बाण चलाना होता हो। जय पृथ्वीराज। भारत के महावीर नाम से जाने जाने वाले हिंदू क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी के इतिहास के वीर नायक थे। शब्द वेदी बाण संचालन के विशेषज्ञ अजमेर के इस वीर राजा को विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी छल से ही पार पा सका, बल से नहीं। 16 बार पृथ्वीराज चौहान से क्षमा पाने के बाद मोहम्मद गौरी ने भरोसे का गला घोटा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा दी गई दया की भीख जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास पर हमेशा हमेशा के लिए भारी पड़ गई। भारत के एक इतिहास का गौरवपूर्ण नाम है पृथ्वीराज चौहान। यह क्षत्रिय महारथी जितना परमवीर था उतना ही दयालु और क्षमाशील था, जिसने अपने पराक्रम से हिंदुस्तान के गौरव में बेहिसाब इजाफा किया, लेकिन हाथ आए शत्रु के साथ दया करने की भूल भी कर दी। शत्रु पर दया की ये भूल हिंदुस्तान के इतिहास पर भारी पड़ गई। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी पर आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं। पृथ्वीराज तृतीय को देश पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है। पराक्रम और साहस जिनके हथियार थे, दया करुणा जिनके श्रृंगार। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में माना जाता है। पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज की मां महारानी कपूरबा देवी स्वयं एक वीरांगना थीं। जयानक नाम के कश्मीरी पंडित द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि उन्हें 6 भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। चंद्रबरदाई के लिखे मशहूर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को गणित, मेडिसिन, इतिहास, युद्ध नीति, दर्शन शास्त्र, ब्रह्म विद्या और पेंटिंग्स में भी महारत हासिल थी। हालांकि उनका सबसे अनूठा कौशल था शब्द वेदी बाण चलाना, यानी सिर्फ आवाज़ सुनकर अचूक निशाना लगाना। जिस शख्सियत को इतिहास के पन्नों में अमर होना था, विधाता उसकी राय में शुरुआती जिंदगी में ही बेशुमार कांटे बिखेर देता है। पृथ्वीराज चौहान महज 11 साल के थे। उनके पिता महाराज सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई। नन्ही उम्र में ही इतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी सर पर आ गई। माँ कपूरबा देवी ने अपने वीर सपूत के राजकाज में पूरी मदद की। मंत्रिपरिषद के गठन से लेकर कूटनीति और साम्राज्य के विस्तार तक में पृथ्वीराज को सबसे पहले चुनौती घर के भीतर से ही मिली। आज के गुरुग्राम और तब के गुड़ापुर की जागीरदारी संभाल रहे चचेरे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से नाराज होकर बगावत कर दी, लेकिन पृथ्वीराज ने इस बगावत को अपने सैन्य कुशल से कुचल दिया। पृथ्वीराज के नाना तोमर वंश के अनंग देव का तब दिल्ली पर आधिपत्य था। उनका कोई वारिस नहीं था। अपने नवासे के युद्ध कौशल और राजकाज के प्रभावित होकर अनंग देव ने पृथ्वीराज को दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया। इसके बाद पृथ्वीराज ने आसपास के छोटे राज्यों को फतह कर अपने अधीन कर लिया। 1182 में तब के जैजाक भुक्ति राजा परमर्दी देव को हराकर अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। आज का बुंदेलखंड ही तब जैजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इसी युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद ने परमर्दी देव का साथ दिया था, लिहाजा पृथ्वीराज ने कन्नौज पर भी धावा बोला। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम को भी परास्त कर दिया था। इतिहास का यह गजब इत्तेफाक है कि 1177 में पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से 4 साल पहले 1173 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी गजनी का सुल्तान बना। जिन वर्षों में भारतवर्ष के अंदर पृथ्वीराज अपने अजय अभियान पर थे, उसी दौरान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतने में जुटा था। 1186 में लाहौर जीतकर गौरी ने सियालकोट के किले पर कब्जा कर लिया। जाहिर है कि उसकी नज़र दिल्ली पर थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रतापी राजा से सीधे टकराने की हिम्मत वो भी नहीं कर पाया था। लिहाजा उसने अपनी सेना शक्ति बढ़ाने की शुरुआत कर दी। इसी दौरान पृथ्वीराज से खार खाए बैठे जयचंद ने गौरी को दिल्ली पर हमले के लिए उकसाया और हर तरह से मदद का भरोसा दिया। सह पाकर गौरी ने 1,20,000 की विशाल सेना के साथ 1191 में दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। परमवीर पृथ्वीराज को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने गौरी को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कूच कर दिया। हरियाणा के तराइन में दोनों विशाल सेनाओं के बीच महासंग्राम हुआ। गौरी की सेना में घुड़सवार थे तो पृथ्वीराज की सेना में हजारों हाथी थे। गौरी की ज्यादातर सेना मारी गए, बचे खुचे सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। जख्मी गौरी को पृथ्वीराज की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया।
पृथ्वीराज के हत्थे चढ़ा मोहम्मद गौरी काफ़ी सातिर था। उसे पता था कि भारत के सूरवीर दया और करुणा के भाव से भरे होते हैं, लिहाजा उसने माफ़ी की मांग की, साथ कई तरह की कस्में खाईं, दिल्ली पर आइंदा नज़र उठाकर भी नहीं देखने का स्वांग किया। और यहीं हमारे पृथ्वीराज से भूल हो गई। हालांकि उनके दरबारियों ने मोहम्मद गौरी को रिहा नहीं करने के लिए उन्हें बहुत समझाया, लेकिन दया की भीख मांगने वाले को दंड देने उन्हें अनुचित लगा और उन्होंने उसे रिहा कर दिया। तराइन के दूसरे युद्ध ने बदल दिया हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए। पर युद्ध की चर्चा से पहले पृथ्वीराज चौहान के अनोखे प्रेम प्रसंग की चर्चा करते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगता बला की खूबसूरती थी। कहते हैं कि उनके महल में एक बार एक चित्रकार आया जिसके पास दूसरी तस्वीरों के अलावा पृथ्वीराज चौहान की भी तस्वीर थी। पृथ्वीराज की तस्वीर को देखते ही संयोगता का दिल उन पर आ गया। मन ही मन में संयोगता ने पृथ्वीराज को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उसी चित्रकार ने संयोगता का भी बेहतरीन चित्र बनाया और उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। दिलकश संयोगता की तस्वीर देखकर पृथ्वीराज चौहान अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्होंने हर हाल में संयोगता को अपना बनाने का संकल्प लिया। इसी दौरान जयचंद ने संयोगता के स्वयंवर का ऐलान किया और दूर दूर से उन्होंने राजाओं को निमंत्रण भेजा, पर पृथ्वीराज को जानबूझकर नहीं बुलाया। अलबत्ता उसने महल के बाहर एक दरबान के रूप में पृथ्वीराज का बूत बनाकर खड़ा कर दिया। बूत मतलब उनका पुतला बनाकर, ताकि उनकी बेइज्जती हो सके। पृथ्वीराज को सारी कहानियां पता चल गई, इसलिए वो बगैर किसी को बताए स्वयंवर पर पहुंच गए। तय कार्यक्रम के मुताबिक संयोगता वरमाला लेकर आगे बढ़ी, लेकिन किसी राजा के गले में न डालकर पृथ्वीराज के बूत के गले में उन्होंने जयमाला डाल दी। पृथ्वीराज अपने ही बूत के पीछे खड़े थे, इस तरह वरमाला उनके गले में पड़ गई। ये देख जयचंद आग बबूला हो उठा, लेकिन इससे पहले कि कुछ करता पृथ्वीराज चौहान संयोगता को लेकर वहां से निकल लिए। जयचंद पृथ्वीराज से पहले से ही नफरत करता था। स्वयंवर की घटना के बाद उसने पृथ्वीराज को निस्तनबूत करने की मुहिम में जुट गया। उधर तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज से बुरी तरह से कष्ट खा चुका मोहम्मद गौरी अपनी हार और रुसवाई का बदला लेने के लिए मचल रहा था। 1192 में पहले से भी बड़ी सेना लेकर उसने दोबारा कूच किया। उसी तराइन के युद्ध भूमि में एक बार फिर भीषण कोहराम मचा। इस बार भी प्रतापी पृथ्वीराज और उनकी बहादुर सेना गौरी के सैनिकों पर भारी पड़ने लगी। कहते हैं कि इसी बीच जयचंद ने मोहम्मद गौरी को एक तरकीब सुनाई। उसने कहा, हिंदुस्तान के में सदियों पुरानी परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले यहाँ की सैनिक दुश्मनों पर हथियार नहीं उठाते। लिहाजा गौरी की सेना पृथ्वीराज पर तब आक्रमण करे जब उनके सैनिक सो रहे हों। मोहम्मद गौरी को जयचंद की ये अमानवीय सलाह पसंद आ गई और उसने ऐसा ही किया। सोए सैनिकों पर अचानक हमला बोल दिया। जब तक पृथ्वीराज और उनके सैनिक हथियार उठाते तब तक बहुत ज़्यादा रक्त बह चुका था। आखिरकार छल और अमानवीय करतूत के बूते पर गौरी युद्ध जीतने में कामयाब रहा। उसने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साथ कैसा सलूक किया, इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज को यातनाएं देकर मार डाला। कुछ का कहना है कि गौरी बंदी पृथ्वीराज को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उन्हें काफ़ी यातनाएं दी और गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी। हालांकि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में एक काफ़ी रोचक घटना का जिक्र है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बाल सखा थे और वे उनसे मिलने अफगानिस्तान गए। वहां पहुंचकर चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण चलाने की कला के बारे में बताया। जब गौरी को यकीन नहीं हुआ तो चंद्रबरदाई ने अपनी योजना के मुताबिक पृथ्वीराज को तीर कमान देकर अपनी आंखों से ये कला देखने की बात कही। मूर्ख मोहम्मद गौरी बरदाई की बात मान गया और उसने ऐसा ही किया। लक्ष्य तय कर दिया गया, लेकिन उसी बीच वरदाई पृथ्वीराज के पास गए और उनके कान में एक कविता पढ़ी। वो कविता थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान हैं मत चूको चौहान। ये सुनकर पृथ्वीराज समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने इस कविता के आधार पर प्रत्यंचा चढ़ाया और चला दिया तीर। वो तीर सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में लगा और वहीं ढेर हो गया। इसके बाद चंद्रबरदाई को पता था कि क्या होने वाला है, लिहाजा उन्होंने कटार घुपकर पृथ्वीराज चौहान को वीरगति दे दी। उसी कटार से अपनी भी आहुति दे दी। ये थी पृथ्वीराज चौहान के जीवन की महान गाथा, जो दिल्ली की गद्दी पर आखिरी हिंदू सम्राट कहे जाते हैं।
और अगर हम आज की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। अफ़गानिस्तान में 800 साल से राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर उस पर जूते मार कर अपमानित करते हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी अस्थियां भारत मंगवाने का फैसला किया था। बता दें, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की नज़रों में मोहम्मद गौरी हीरो बना हुआ है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानते हैं, चूँकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की थी। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वो लोग तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं। हमारे पृथ्वीराज चौहान एक महान राजा था जिन्हें शब्दभेदी बाण चलाना आता था। उस समय से लेकर आज तक ऐसा कोई सम्राट, ऐसा कोई राजा पैदा नहीं हुआ जिसे शब्दभेदी बाण चलाना आता हो। ऐसे सम्राट को मेरा सत सत नमन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा सुनकर आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।